हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फरवरी 2023 के करंट अफेयर को। इस करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत फरवरी माह का यह लास्ट क्लास होगी, जिसमें आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे और कुछ विविध शब्द जो शब्दावलियाँ रहेंगी उन सब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आज हमारा ये लेक्चर फिनिश होगा और जो नेक्स्ट डे हम मार्च का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। यह श्रृंखला जो चलाई जा रही है, इसका मतलब है कि आप हर एक सेक्शन को सेक्शन वाइज पढ़ें और अपने जीएस के स्टैटिक पोर्शन को पढ़ें और उसमें साथ में जो जनवरी माह का करंट अफेयर रहा है उसको पढ़ सकते हैं। जैसे हर एक टॉपिक, जैसे इन्वायरमेंट कंप्लीट किया तो इन्वायरमेंट का क्या टॉपिक रहा करंट अफेयर में, तो उससे आप अपने नोट्स में कंप्लीट कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में रिवीजन के पर्पज़ से काफ़ी लाभदायक रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को कि आज का टॉपिक है संस्कृति के बारे में, कि क्या कल्चर रहा फरवरी माह में, क्या कल्चर से रिलेटेड घटनाएं रहीं। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक आता है महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में। इन महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में इनके बारे में पढ़ते हैं कि हाल ही में जो प्रधानमंत्री ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 220वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर में चलने वाले समारोहों का उद्घाटन किया। तो महर्षि दयानंद सरस्वती क्यों सुर्खियों में आए? उनका रीज़न ये रहा है कि उनकी 200वीं जयंती जो वर्ष भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अब पढ़ते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में। ये कौन थे, इन्होंने किस धर्म का प्रचार किया, यार इनके द्वारा प्रसिद्ध कृति कौन सी रही, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। और कौन कौन से आंदोलन चलाए। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 में गुजरात के टंकारा में हुआ था। वे एक समाज सुधारक थे और उनके धर्म, राजनीति और समाज से संबंधित विचारों को उनकी प्रसिद्ध कृति सत्यार्थ प्रकाश में 1875 में प्रकाशित किया था। तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है, जिससे बहुत ज़्यादा एग्जाम क्वेश्चन उसमें परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है महर्षि दयानंद सरस्वती की है, जिसे 1875 में प्रकाशित किया गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती के दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे इन्होंने धर्म पर प्रबल समर्थन किया। धर्म पर की मतलब उन्होंने धर्म की अवधारणाओं को पुरजोर वकालत की और वे मानते थे कि धर्म को किसी भी प्रकार के पक्षपात से मुक्त होना चाहिए और उसे सत्यवादिता में भी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। उनके अनुसार अधर्म वही होता है जो सत्य को समाहित नहीं करता और जो न्यायोचित व निष्पक्ष नहीं है, वह वेदों की शिक्षाओं के विपरीत होता है। फिर आता है वेदों की सर्वोच्चता के बारे में। वे वेदों को सर्वोच्च मानते थे और क्योंकि उन्होंने भारत के धार्मिक ग्रंथों में पाई जाने वाली किसी भी प्रकार की त्रुटियों की धारणा को दूर करने का प्रयास किया। हालांकि उन्होंने यह टिप्पणी भी की थी कि इन ग्रंथों के वास्तविक अर्थ को भुला दिया गया है। उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में कहा है कि वैदिक सिद्धांतों की ओर लौटने पर जोर दिया तथा उनका मानना था कि समय के साथ वेदों का महत्व कम हो गया और उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन एक और आता है फैक्ट के रूप में कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। किस दौरान? जब उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो 1824 में प्रकाशित की थी उसके दौरान दिया गया। अहिंसा के संदर्भ में उन्होंने उपदेश दिया कि हमें अन्य मनुष्यों के सम्मान और सत्कार करना चाहिए और इसके अलावा उन्होंने व्यक्ति के देवत्व संबंधी वैदिक धारणा का समर्थन किया। वे अहिंसा के सिद्धांतों के भी समर्थक थे। अब आता है उन्होंने मानवता को प्राथमिकता दिया। मानवता को उनकी वकालत की कि सभी कार्यों का निष्पादन संपूर्ण मानव जाति के कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, न कि केवल व्यक्ति और मूर्तियों और धार्मिक प्रतीकों को रखकर। और यह विचार आर्य समाज के 10 संस्थापकों का सिद्धांत का एक भाग रहा है। जाति व्यवस्था पर विचार उनका हित था कि सर्वहितवाद जाति प्रथा का विरोधी था। उन्होंने कभी भी जाति प्रथा का पूर्णतः विरोध नहीं किया और इससे उनके महत्वपूर्ण सुधारों का समर्थन किया। जैसे वेदों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि जाति वंशानुगत नहीं होनी चाहिए, बल्कि जाति का निर्धारण किसी व्यक्ति की प्रतिभा और स्वभाव के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अस्पृश्यता की प्रथा के भी खिलाफ थे। उनका मानना था कि यह प्रथा सदियों से चली आ रही ब्राह्मणवादी वर्चस्व की देन है। उन्होंने सभी जातियों के लिए वैदिक शिक्षा की भी वकालत की। अब महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया था और साथ ही वह बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध अभियान चलाया गया था। और उनका एक शुद्धि आंदोलन था जिसकी शुरुआत भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी और इसमें इस्लाम तथा ईसाई धर्म में धर्मांतरित लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक लोकप्रिय आंदोलन था जो विशेष रूप से निचली जाति के धर्मांतरित लोगों पर केंद्रित था, जिन्होंने अधिक समतावादी समाजी दर्शन के तहत उच्च सामाजिक स्थिति में आत्मसम्मान दिया गया था।
तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती के दर्शन रहे, उनसे संबंधित उनका जन्म कहाँ हुआ, किस तरीके से उनके सिद्धांत रहे और किसके द्वारा किसकी सिद्धांत इनकी स्थापना की गई। इन्होंने द्वारा आर्य समाज की स्थापना का 1875 में बॉम्बे में की गई थी। इनका लक्ष्य उस समय समाज में प्रचलित असमानताओं को दूर करना था। उस समय जब उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, उनका सिद्धांत था कि समाज में प्रचलित असमानताओं को दूर करना था, जिनका उद्देश्य होता है कि हिंदू धर्म को काल्पनिक मान्यताओं से दूर ले जाना तथा किंतु विश्वमायम या आर्य समाज का नारा दिया, और इसका अर्थ था कि विश्व को आर्य या श्रेष्ठ बनाते चलो। तो उनका क्या नारा था कि उनका नारा था किंतु विश्वमार्यम, और जिसका अर्थ था कि विश्व को आर्य या श्रेष्ठ बनाते चलो। इन्होंने स्थापना कब की थी आर्य समाज की? 1875 में स्थापना की थी, बम्बई में की हुई थी। और यह इनका लक्ष्य क्या था? समाज में प्रचलित असमानताओं को दूर करना इनका लक्ष्य था। अब आर्य समाज में रूढ़िवादी हिंदू धर्म में कर्मकांडों में की जातियों और सामाजिक हठधर्मिताओं को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने वैदिक शिक्षाओं के आधार पर एकजुट हिंदू समाज को बढ़ावा दिया। आर्य समाज अपने सदस्यों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, पवित्र नदियों में स्नान, पशु बलि आदि जैसी कर्मकांडों को परित्यक्त का निर्देश देता है। आर्य समाज की भूमिका के संदर्भ में आर्य समाज ने सामाजिक सुधारों और शिक्षा पर विशेष बल दिया, और इस प्रकार इसने देश की सांस्कृतिक और सामाजिक जागृति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समाज में 1880 के दशक में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए। साथ ही बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह का विरोध करने के लिए स्टार्ट किया गया था। परोपकारी सभा के संदर्भ में उन्होंने आर्य समाज के तहत परोपकारिणी सभा की भी शुरुआत की थी तथा इसका कार्य गुरुकुल और प्रकाशकों के माध्यम से वैदिक परंपराओं का प्रसार करना इसके संदर्भ में था। आर्य समाज के 10 सिद्धांत के बारे में। आर्य समाज के 10 सिद्धांत में पहला सिद्धांत आता है कि ईश्वर सभी सच्चे ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है। तो इन्होंने क्या कहा है कि ईश्वर जो है वह सभी प्राकृतिक सच्चे ज्ञान का स्रोत है। और दूसरा, हमें सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। तीसरा, सभी के साथ प्यार, धर्मांधता और न्याय के साथ व्यवहार करना चाहिए। और जो चौथा सिद्धांत रहा उसमें कहा कि ईश्वर सर्वसत्य, समस्त ज्ञान, सर्वशक्तिमान, अमर, सृष्टि के निर्माता के रूप में एकमात्र उपासना योग्य है। पांचवा सिद्धांत था कि हम धर्म जो कि सही और गलत की शिक्षा देता है सभी कार्यों का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। और उनका नेक्स्ट सिद्धांत था कि हमें अविद्या को दूर करना चाहिए और विद्या ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। मानव जाति के सामाजिक कल्याण को व्यक्ति के हितों को ऊपर रखा जाना चाहिए तथा वेद सच्चे ज्ञान के ग्रंथ होते हैं। और इस आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य उन्होंने बताया कि भौतिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक अर्थों में विश्व के कल्याण को बढ़ावा देना है और सभी के कल्याण को बढ़ावा देने में अपनी भलाई को समझनी चाहिए। मतलब जो सिद्धांत दिए उसमें कहा कि सभी का भला करो, हर काम करो, हर सिद्धांत को एक नियम पूर्वक निभाओ, लेकिन उसमें सबसे पहले सभी के कल्याण को बढ़ावा देने में अपना ही भलाई समझनी चाहिए। इस तरीके से करो कि अपना ही काम हो रहा है। इस संदर्भ में आपको ये कार्य करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। फिर आता है महर्षि दयानंद सरस्वती के योगदान के बारे में। उनमें सबसे राजनीतिक योगदान और शिक्षा में योगदान के बारे में। राजनीतिक योगदान में उन्होंने राष्ट्रवादियों पर प्रभाव किया कि हालांकि वे उस समय राजनीति में सीधे तौर पर सक्रिय नहीं थे, लेकिन उनकी जो जीवन और शिक्षाओं का लाला लाजपत राय, विनायक दामोदर सावरकर, मैडम भयिकाजी कामा, राम प्रसाद बिस्मिल, महादेव गोविंद रानडे और मदन लाल ढींगरा, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। स्वराज का विचार के बारे में 1875 में पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने आगे चलकर लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जैसे नेताओं का इस्तेमाल किया गया। अंग्रेजों की आलोचना की, स्वदेशी को बढ़ावा दिया तथा भारत का विजन रखा कि भारत के लिए उनके विजन था कि एक वर्गहीन, जातिहीन समाज और एक अखंड भारत और विदेशी शासन से मुक्त शासन होना चाहिए। इन्होंने इनके राजनीतिक योगदान रहा। शिक्षा में योगदान के लिए नई शिक्षा नीति अपनाई गई। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती की स्मृति में लाला हंसराज ने एंग्लो वैदिक स्कूलों की स्थापना की। इसमें शिक्षा प्रणाली में पूर्ण बदलाव की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य भारतीय छात्रों को समकालीन अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ वेदों के अध्ययन अध्यापन के लिए एक अध्यपित पाठ्यक्रम प्रदान करना था। तो इसमें पाठ्यक्रम की बात की गई। डीएवी स्कूल के बारे में, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल के बारे में। डीएवी की स्थापना 1886 में की गई। 1886 में की गई डीएवी का पहला स्कूल लाहौर में स्थापित किया गया। इनमें उनका विजन की प्राथमिकता को ध्यान दिया गया।
भारतीय विकल्प के संदर्भ में उन्होंने वेदों के सिद्धांत के आधार पर कई वैदिक स्कूलों और गुरुकुलों की स्थापना की, जिनका उद्देश्य मिशनरी स्कूलों की जगह एक भारतीय शैक्षिक व्यवस्था की शुरुआत करना था। इनके संदर्भ में इन्होंने इस विकल्प को रखा। फिर आता है वर्तमान युग में महर्षि दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं के बारे में, जैसे महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में महिलाओं की शिक्षाओं पर जोर देना और दहेज और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध करना। सांस्कृतिक पहचान के साथ आधुनिकता, जैसे वेदों की ओर लौटो, उनका आह्वान भारत की वर्तमान पीढ़ी को अपनी संस्कृति को समृद्ध बनाते हुए तथा भारतीय विरासत पर गर्व महसूस करते हुए आधुनिकता के अनुसरण करने पर प्रेरित करना था। प्राकृतिक आपदाओं में सहायता, जैसे जीवन प्रभात ट्रस्ट महर्षि दयानंद के आदर्शों से प्रेरित एक संकल्प है। इस संगठन में गुजरात के 2001 में आए भूकंप के दौरान समाज सेवा और बचाव के कार्यों में उल्लेखनीय योगदान दिया गया था। संधारणीय विकास के संदर्भ में महर्षि के कथानुसार एक आत्मज्ञानी व्यक्ति वही होता है जो अर्जित करने से ज़्यादा लौटाने पर विश्वास करता है। तो क्या कहा गया कि अर्जित करने से ज़्यादा लौटाने पर विश्वास करता है। और यह पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवन के लिए भारत सरकार की मिशन लाइफ पहल के लिए प्रेरणा देता है। तो ये वर्तमान के मिशन लाइफ जो है वह इनके मिशन से प्रेरित है। आर्य समाज केंद्र और DAV स्कूल महर्षि दयानंद सरस्वती की विरासत पूरे भारत में व्याप्त आर्य समाज के केंद्रों और उनके मूल्यों के माध्यम से आगे की ओर बढ़ाई जा रही है। तो इनके संदर्भ में जो शिक्षा का महत्व रहा जो वर्तमान समय में प्रचलित है, इसके ये निम्न प्रावधान है जो इम्पोर्टेंस है। संबंधित सुर्खियों में आते हैं, पढ़ते हैं उसके अंतर्गत कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता पोर्टल के बारे में। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पर्यटन प्रतियोगिता पोर्टल, यह पोर्टल पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इस पोर्टल को ग्रामीण पर्यटन को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए सर्वप्रथम ग्रामीण पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता की योजना बनाई गई है। पर्यटन मंत्रालय जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 प्रतियोगिताओं के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ गांवों का चयन करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत ग्राम को सरकारी वेबसाइट सहित अलग अलग पोर्टल्स पर प्रदर्शित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ गांवों के चयन के लिए 9 सूत्रीय मूल्यांकन मानदंडों को सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ा गया है। पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण पर्यटन पोर्टल तथा वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसमें विजिट इंडिया ईयर 2023 की पहल स्टार्ट की गई है। इस पहल में प्रथम GTIS मई 2023 में आयोजित होगा और इसमें भारत में पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में निवेश योग्य योजनाओं और अवसरों का प्रदान किया जाएगा और भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों के साथ देश को $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाली पर्यटन अर्थव्यवस्था बनाना है। और पर्यटन मंत्रालय ने देश के विकास के लिए ग्रामीण पर्यटन को विशेष पर्यटन क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान की है। ग्रामीण पर्यटन के इम्पोर्टेंस के बारे में, क्या इसका महत्व है? यह कृषि एवं पर्यटन को बढ़ावा देता है, यह रोजगार के अवसर पैदा करता है जिससे ग्रामीण आय को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण शहरी प्रवासन की चुनौती का समाधान करता है, स्वदेशी कला और शिक्षा एवं संस्कृति का संरक्षण करता है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के संदर्भ में कुछ चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। उन चुनौतियों के बारे में पहली चुनौती आती है कि ग्रामीण बुनियादी ढांचा अच्छी स्थिति में नहीं है। दूसरी, ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास की कमी है। तीसरा, सामुदायिक भागीदारी और समावेशी योजना का अभाव होना तथा पर्यावरण क्षरण का खतरा बना रहना इत्यादि इसके संदर्भ में चुनौतियां हो सकती हैं। फिर आता है ग्रामीण पर्यटन के लिए कुछ पहले स्टार्ट किए। उस पहल के अंतर्गत पहली पहल आती है स्वदेश दर्शन योजना के तहत ग्रामीण सर्किट को 15 विषयगत सर्किटों में से एक को में पहचाना गया है। भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोड मैप को तैयार किया गया और हाल ही में संसद ने बताया गया है कि विशेष रूप से यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर स्थलों से राजस्व में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 12 राज्यों में 32 सांस्कृतिक विरासत के स्थल हैं, जिसमें महाराष्ट्र की अजंता, एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं को सरकार में सबसे ज़्यादा वित्त पोषण प्राप्त हुआ है। अब पढ़ते हैं NSRDRT के तहत रणनीतिक स्तंभ के बारे में। NSRDRT यह ग्रामीण पर्यटन के लिए आदर्श नीतियाँ और सर्वोत्तम प्रथाएं तैयार करता है। ग्रामीण पर्यटन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ और मंच प्रदान करता है। ग्रामीण पर्यटन के लिए क्लस्टर विकसित करता है। ग्रामीण पर्यटन के लिए मार्केटिंग संबंधी सहायता देता है। हितधारकों की रक्षा का निर्माण करता है। क्षमता का निर्माण करता है और गवर्नेंस और संस्थागत ढांचे में सुधार करता है। इसके प्रमुख स्तंभ है। अब आता है किलाड़ी उत्खनन के बारे में। किलाड़ी उत्खनन तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में एक छोटा सा गांव है।
यह बैगई नदी के किनारे और मंदिरों के शहर के रूप में प्रसिद्ध मदुरई के निकट स्थित है। और वर्ष 2015 में किलाड़ी में किए गए उत्खनन से यह साबित होता है कि तमिलनाडु में संगम काल के दौरान एक शहरी सभ्यता मौजूद थी, जिसमें प्राचीन तमिलनाडु में संगम काल की अवधि 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक मानी गई है। और किलाड़ी से मिले अवशेष के आधार पर पुरातत्वविदों ने संगम काल की अवधि को और भी पहले मान लिया है। तो ये किलाड़ी शहर की विशेषता है, या किलाड़ी उत्खनन के बारे में बताया गया। अब आते हैं सियांग यूनियंग उत्सव के बारे में। सियांग यूनियंग उत्सव आदि समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार अरुणाचल प्रदेश के बोलेंगे में मनाया जाता है और यह त्यौहार आदि समुदाय में नए साल के शुरुआती यानी बसंत ऋतु के आगमन और समुदाय के बीच बंधन को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। आदि एक प्रमुख जनजातीय समूह है और यह समुदाय लोअर दिबांग वैली जिले के निचले हिस्से में विशेष रूप से रोइंग और डमपुक क्षेत्रों में रहता है। आदि समुदाय निर्वाह के लिए मूल रूप से कृषि पर निर्भर रहता है और ये आर्द्र चावल की खेती और झूम खेती दोनों प्रकार की कृषि करते हैं। पदम, मिलंग, कोमकर, मिनियोंग और पासी सामुदायिक रूप से स्वयं को आदि समुदाय अर्थात पहाड़ी लोग बुलाते हैं। इसके प्रमुख नाम है। अब आता है अटक्कुल पोंगल। यह पोंगल तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाता है। तिरुवनंतपुरम के अटक्कल मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह विश्व का ऐसा एकमात्र उत्सव है जिसमें सर्वाधिक संख्या में महिलाएं एकजुट होती हैं और पोंगल का अर्थ उबालना होता है। इसमें महिलाएं मीठा पायसम या चावल, गुड़, नारियल और केले से बना हलवा तैयार करती हैं और इसे देवी या भगवती को अर्पित करती हैं। और इस देशीय उत्सव की शुरुआत कार्तिक तारीख के अवसर पर मकरम कुंभम या फरवरी मार्च नामक मलयालम माह में होती है। यह कहाँ मनाया जाता है? तिरुवनंतपुरम के अटक्कल मंदिर में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इसे राष्ट्रपति ने वर्ष 2019 में विभिन्न कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप फॉर संगीत नाटक पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार प्रदर्शन निष्पादन कला के शीर्ष निकाय है और इसमें भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति की अमूर्त विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए 1953 में स्थापित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के बारे में इसका पुरस्कार प्रदर्शन निष्पादन कला के क्षेत्र में भाग लेने वाले कलाकारों, शिक्षकों या विद्वानों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय सम्मान है, जिसके अंतर्गत 5 क्षेत्र शामिल हैं। पहला संगीत, नृत्य, दूसरा नृत्य, तीसरा रंगमंच, चौथा अन्य पारंपरिक लोक या जनजातीय नृत्य या संगीत और रंगमंच और कठपुतली इसमें शामिल होते हैं। और नेक्स्ट आता है इसमें प्रदर्शन और निष्पादन कलाओं की समग्र योगदान और छात्रवृत्ति शामिल की गई है। तो यह संगीत नाटक अकादमी के अनुसार है, जिसे 2019 में विभिन्न कलाकारों को यह फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किया गया। यहाँ पर हमारा ये कल्चर का टॉपिक फिनिश होता है। अब पढ़ते हैं एथिक्स के बारे में। एथिक्स से रिलेटेड क्या इसमें टॉपिक है? पहला आता है इसके अंतर्गत टॉपिक की वैश्विक शासन की नैतिकता के बारे में। इसका परिचय के बारे में देखते हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस या वैश्विक शासन व्यवस्था संस्थानों, नियमों या प्रक्रियाओं का एक सेट के माध्यम से संचालित करती है। इसका उद्देश्य सीमा पारी मुद्दों का प्रबंधन करना, जैसे राजनयिक संबंध, व्यापार, वित्तीय लेन देन, प्रवासन, जलवायु परिवर्तन आदि होता है। यह सामूहिक चिंताओं को दूर करने के साथ साथ साझा हितों के मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा यह सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के लिए विशेष अधिकार और दायित्व दोनों का निर्धारण कर सकती है। हालांकि वैश्विक शासन व्यवस्था में संधियों और संगठनों के एक समूह ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सहयोगी प्रक्रियाओं संबंधी दिशा निर्देशों, निगरानी तंत्र के लिए एक विशाल नेटवर्क पर आधारित होती है। हमारी बढ़ती जटिल अनावश्यक प्रबंधन या देखरेख हेतु आवश्यक होती है, जो ग्लोबल गवर्नेंस और वैश्विक शासन व्यवस्था के नैतिक आयाम के अंतर्गत आती है। इसमें ग्लोबल गवर्नेंस मैकेनिज्म या वैश्विक शासन व्यवस्था से संबंधित मुद्दे जैसे सीमित कार्य क्षेत्र में अलग अलग नियम बनाए गए हैं, अधिकार क्षेत्र में संप्रभुता का अभाव है। सीमित कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि सभी ग्लोबल गवर्नेंस बॉडी के कामकाज का दायरा बहुत सीमित होता है तथा वे कुछ विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित कार्यों और गतिविधियों को कवर करती हैं। अलग अलग नियम पर आधारित कि प्रत्येक ग्लोबल गवर्नेंस बॉडी अपने निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करती है और कार्यवाही से जुड़े सामान्य अंतर्राष्ट्रीय नियमों का अभाव होता है। अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जैसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी तथा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और विश्व बैंक के अंतर्गत है तथा इसमें संप्रभुता का अभाव है। जैसे ग्लोबल गवर्नेंस बॉडी के साथ संप्रभुता नहीं होती और वे स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाते, जबकि संप्रभुता किसी भी राज्य के लिए एक प्राथमिक विशेषता होती है या संप्रभुता का अभाव होता है।
अब आता है ग्लोबल गवर्नेंस के हितधारक और उनके हित के बारे में। जैसे संप्रभु देश कई गवर्नेंस देश के ग्लोबल गवर्नेंस को एक वैध भागीदार होते हैं और कुछ विश्व के अन्य देशों में ग्लोबल गवर्नेंस को मान्यता दिलाने में रुचि रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुछ वैश्विक निकायों द्वारा फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी गई है तथा देश अपनी संप्रभुता या स्वायत्तता को बनाए रखना चाहते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय नियमों की जगह राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दे सकते हैं। फिर आता है नागरिक समाज के संदर्भ में यह अपने द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों तथा लाभों के बदले कुछ दायित्वों की पूर्ति की अपेक्षा करता है और इन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मानवाधिकार, शांति और पर्यावरण स्थिरता जैसी वैश्विक सार्वजनिक घटकों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है। वैश्विक संस्थान के बारे में यह सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को उनके नैतिक दायित्वों के प्रति जवाबदेह बनाता है। निजी क्षेत्र के संदर्भ में यह मानवाधिकारों का सम्मान करने, पर्यावरण की रक्षा करने और समाज के व्यापक सामाजिक आर्थिक कल्याण में योगदान देने के साथ साथ उनके ऊपर शेयरधारकों के लिए मूल्यों को बढ़ावा देने की भी जिम्मेदारी होती है। नागरिक या व्यक्ति के संदर्भ में यह व्यक्ति का वह दायित्व है कि वह सूचित और जागरूक बने और उन तरीकों को अपनाए जो अपने समाज को अधिक कल्याण को बढ़ावा देते हों। अब आता है जवाबदेही की समस्याएं तथा अभिकर्ता और विवेकाधिकार संबंधी समस्याएं। जवाबदेही की समस्याओं का सबसे बड़ा उदाहरण विश्व बैंक अमेरिका को अब उनके दायित्वों और जवाबदेह ठहरा पाने में असमर्थ रहा। तो इसका प्रदर्शन और नैतिक मुद्दे को हल करने के संदर्भ में कुछ प्रावधान किए गए। जैसे इनका प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम वैश्विक शासन व्यवस्था के भागीदारों के दायित्व को प्रदान करने पर विफल रहा है तथा यह दुनिया भर में साझा जवाबदेही तंत्र की अनुपस्थिति के कारण यह जटिल हो गया है। नैतिक मुद्दों को हल करने के संदर्भ में कि यह जवाबदेही को लागू करने और निगरानी से जुड़े उपायों को लागू करने के लिए वैश्विक शासी निकायों को अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए और जवाबदेही तंत्र की समीक्षा का काम तटस्थ पक्षों को सौंपा जाना चाहिए। इसमें अभिकर्ता और विवेकाधिकार संबंधी समस्याओं के संदर्भ में इसके उदाहरण के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कई अवसरों को विकसित और विकासशील देशों पर अलग अलग सिद्धांतों को लागू किया है, जिसके अंतर्गत जो प्रदर्शन किया गया वह नियम प्रत्येक के लिए समान नहीं और नियम बनाने वालों और जिन पर इन्हें लागू किया जा रहा है दोनों के हितों में व्यापक अंतर मौजूद होता है। नैतिक मुद्दों को हल करने के संदर्भ में इन्होंने वैश्विक निकायों में शासन व्यवस्था की विधि के शासन और नीति निर्माण पर आधारित होना चाहिए और यह नीति निर्माण की व्यापक भागीदारी के दृष्टिकोण के अनुसार आम सहमति से किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में पक्षों के अलग अलग विचार के बारे में और वैधता और नेतृत्व के बारे में, जैसे पक्षों के अलग अलग मत और विचार में जैसे जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ताओं में साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व जैसे सिद्धांतों को अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। यह साझा अलग अलग पक्षों के विचारों मत के संदर्भ में एक उदाहरण है जिसका प्रदर्शन करते हैं। तो वैश्विक शासन को मतभेद की स्थिति में क्या करना चाहिए और इसमें अपेक्षाओं का अंतर बढ़ रहा है और इसके नैतिक मुद्दे को हल करने के संबंध में आता है कि यह संवाद आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जो प्रत्येक पक्ष की चिंताओं को दूर करता है। इसके संदर्भ में वैधता और नैतिकता के संदर्भ में इसका उदाहरण यूएनएससी के एक सदस्य के वीटो संकट समाधान से जुड़े प्रयासों को बाधित कर सकता है। इसके संदर्भ में जिसका प्रदर्शन होता है तो वह वैश्विक निकायों को शक्तिशाली देशों को वर्चस्व बना हुआ है और इसके परिणामस्वरूप अक्सर ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो सभी देशों या लोगों के हितों या मूल्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। नैतिक मुद्दों को हल करने के संदर्भ में यह स्वायत्त वैश्विक संस्थानों की मदद से सभी हितधारकों को समावेशिता और भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और वित्त पोषण जैसे आर्थिक मानदंडों की बजाय एक देश एक वोट जैसे विकल्पों का विचार कर सकता है। इसके संदर्भ में न्याय और निष्पक्षता को उदाहरण स्वरूप देखते हैं तो यह विकासशील देशों में अक्सर तर्क देते हैं कि वैश्विक व्यापार समझौते में WTO प्रणाली विकासशील देशों की तुलना में विकसित हितों को प्राथमिकता देती है। इनका प्रदर्शन जैसे ग्लोबल कॉमन्स के मुद्दे जैसे कि कमजोर समुदायों पर जलवायु परिवर्तन का असंगत प्रभाव, संसाधनों तक असमान और अनुचित पहुंच का होना इसके एक प्रदर्शन के रूप में उभरता है। इसके नैतिक मुद्दों को हल करने के संदर्भ में होता है कि अग्रणी बहुपक्षीय संस्थानों को मजबूत किया जाना चाहिए और वैश्विक शासन व्यवस्था को सतत विकास लक्ष्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके संदर्भ में मानवाधिकारों को बनाए रखने के संदर्भ में जैसे हाल ही में उदाहरण के तौर पर हाल ही में ईरान में हुए विरोध प्रदर्शन और म्यांमार में रोहिंग्या संकट आदि मानवाधिकार उल्लंघन के मामले देखे गए थे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अक्सर इस बात की आलोचना की जाती है कि इसने अत्यंत खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले देशों को भी परिषद में सदस्यता प्रदान की है। इसके प्रदर्शन में अलग अलग मामलों के मानवाधिकार के दुरुपयोग को अनदेखा किया जाता है और ऐसा विचार किया जाता है कि इनके अंतर और हितों के में टकराव के कारण किए जाते हैं। इसके अलावा मानवाधिकार की एक सार्वभौमिक
इकोनॉमिक सेट के क्रियान्वयन के लिए वैश्विक शासी निकायों के पास एक प्रवर्तन तंत्र मौजूद नहीं है। नैतिक मुद्दों को हल करने के संदर्भ में यह एक प्रभावी प्रवर्तन तंत्र के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के लिए मानवाधिकारों के सार्वजनिक घोषणा पत्र के तहत मानवाधिकारों को बनाए रखना और उनका अनिवार्य बनाया जा सकता है। मानवाधिकारों के संबंध में एक साझा आचार संहिता भी बनाई जा सकती है इसके संदर्भ में। इसमें जो ग्लोबल गवर्नेंस के हितधारक और उनके हित के संदर्भ में कुछ अलग अलग देशों से जो समस्याओं के बारे में बताया गया, जैसे जवाबदेही की समस्या का उदाहरण विश्व बैंक अमेरिका के संदर्भ में दिया है। अभिकर्ता और विवेकाधिकार संबंधी समस्या का उदाहरण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अवसरों के संदर्भ में दिया गया। पक्षों के अलग अलग मत और विचार में जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ताओं को दिया गया। वैधता और नेतृत्व के संदर्भ में UNCSC के सदस्यों के रूप में किया गया। न्याय और निष्पक्षता के संदर्भ में विकासशील देशों का तर्क दिया गया। मानवाधिकार के संदर्भ में ईरान में हुए विरोध प्रदर्शन और म्यांमार के रोहिंग्या संगठनों के मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को देखे गए। इस संदर्भ में कुछ अलग अलग प्रावधान किए गए और उनका प्रदर्शन और उनका नैतिक मुद्दों को किस तरीके से हल किया गया या हल करना चाहिए, उनके सबके बारे में इसको बताया गया। इसको निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि पिछले 200 वर्षों में इस कालखंड के दौरान संघर्ष और युद्ध को रोकने के लिए राज्य प्रणालियों की एक परियोजना के रूप में वैश्विक शासन की कल्पना की गई थी और यह कल्पना अब वैश्विक शासन व्यवस्था को एक ऐसे प्रणाली के रूप में विकसित करने की जरूरत है जो मानवता के नैतिक मूल्यों और समाजों को महत्वपूर्ण आकांक्षाओं को प्राथमिकता देता है। अब आता है युद्ध की नैतिकता के बारे में, एथिक्स ऑफ वार। यह UNOCHR के बारे में द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक लगभग 8006 नागरिक मारे जा चुके तथा 13,287 लोग घायल हुए। इस संदर्भ में यह 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है। इस संदर्भ में जो मृत्यु संघर्ष और संवेदनशील चलते लोगों में अक्सर युद्ध और नैतिकता के परस्पर संबंध न मानकर इन्हें अलग अलग नजरिए से देखते हैं। इसकी स्थिति युद्ध की नैतिकता के महत्व को अलग से उजागर करती है। जिसमें युद्ध संबंधी नैतिकता और इसके महत्व को देखते हैं तो इसके संदर्भ में उसका ऑब्जेक्ट आता है कि इसका क्या ऑब्जेक्ट है। इसका ऑब्जेक्ट व्यक्ति और देश दोनों के लिए एक सही और गलत के निर्धारण में मदद करना और इसके अलावा मूलभूत रूप से सरकार और व्यक्तिगत कार्यवाही के संदर्भ में सार्वजनिक नीति या बहस या चर्चा को बढ़ावा देने इसका उद्देश्य रहा है। युद्ध संबंधी नैतिकता के संदर्भ में यह मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित होता है, जो युद्ध की शुरुआत, युद्ध का तरीका और युद्ध का अंत के संदर्भ में होता है। ऐसे में प्रत्येक भाग में नैतिक चिंताओं को एक परंपरा, संग्रह या समूह निहित होता है और ये नैतिकता निम्नलिखित कारणों को महत्व रखती है। जैसे नैतिक, दोनों पक्षों के सैनिक या सैन्य संगठनों में नैतिक आचरण की नागरिक क्षति या हताहतों को कम करना, युद्धबंदियों के गरिमापूर्ण व्यवहार, युद्ध अपराधों को नियंत्रित करना तथा संघर्षों को बचने के लिए कमजोर या सुविध समूहों की गरिमा के लिए, जैसे उदाहरण के लिए सशस्त्र समूह, पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने के संदर्भ में और युद्ध में नैतिक आचरण को बनाए रखना क्यों मुश्किल है, इसके संदर्भ में भी कुछ तर्क दिए गए हैं। जैसे वैश्विक बहुपक्षीय संस्थानों द्वारा समर्थित नैतिक युद्ध संबंधी दिशा निर्देश का अभाव होना, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध में संघर्ष में UNSC प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करने में असमर्थ रहे। नैतिकता की जगह राजनीतिक विचारों का हावी होना कि दुनिया भर में ऐसी शासन व्यवस्थाएं मौजूद हैं जहां नेतृत्वकर्ताओं ने राजनीतिक रणनीति के रूप में युद्ध जैसी स्थितियां को उत्पन्न और उपयोग किया, जैसे नॉर्थ कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष। ऐसे कई मामलों और अवसर सामने आए हैं। फिर विवेकहीन तरीके से जैव रासायनिक हथियार जैसे हानिकारक हथियारों का उपयोग करना, जैसे उदाहरण के तौर पर क्लोरीन और फॉस्जीन और मस्टर्ड गैस का उपयोग करना, यह युद्ध के लिए जैव रासायनिक हानिकारक हथियारों का उपयोग है। सामरिक लाभ के लिए सैन्य बल का असंगत उपयोग किया, अनुपातिकता के नैतिक विचार को ध्यान में रखते हुए युद्ध में बढ़त हासिल करने के लिए देश में असंगत तरीके से सैन्य बल का उपयोग करना, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परमाणु हथियार का उपयोग करना। राष्ट्रों के निहित स्वार्थों के संदर्भ में कि युद्ध को अंतिम उपाय के रूप में मानने के स्थान पर युद्ध से जुड़ा उनका निहित स्वास्थ्य नैतिक विचारों को भी प्रभावित करता है। इसके संदर्भ में इसमें कुछ युद्ध संबंधी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन और नियम बनाए गए हैं, जैसे जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 के तहत इसमें श्वास रोधी, जहरीली या अन्य ऐसी गैसों या युद्ध में बैक्टीरियोलॉजिकल तरीकों के उपयोग पर रोक लगाता है। जीनोसाइड आयरिस बेल्स कन्वेंशन 1948 जो पहली बार इसमें मानवाधिकार की संधि की गई। जेनेवा कन्वेंशन जो 1949 में आया है, नागरिकों की और युद्धबंदी से पेश होने वाले तरीकों और उनके सैनिकों के इलाज को लेकर संबंधों की एक श्रृंखला है, जो हॉर्स डी कॉम्पैक्ट या युद्ध के मैदान से बाहर की स्थिति
में लड़ने में असमर्थ है। इसके संदर्भ में यह पहल स्टार्ट हुई थी। फिर आता है युद्ध के हितधारकों और उनके हित के बारे में कि नागरिक के क्या हित होते हैं। यह युद्ध में समाप्त करने तथा पक्षकार होते हैं तथा इन्हें आदर्श रूप से उनके राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ होता है। देश के बारे में है जिन कारणों से युद्ध लड़ा गया उन्हें पूरा करने यानी क्षेत्रीय विवाद को हल करना, उनके अन्य सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करना होता है। समग्र विश्व के संदर्भ में कि यह पूरे विश्व में शांति और स्थिरता के संदर्भ में होता है तथा सैनिकों में यह उनके राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वहन और उनके अपने देश की रक्षा करते हैं। न्यायोचित युद्ध या जस्ट वॉर की कुछ उप श्रेणियाँ हैं, जैसे इसके कुछ कारण होते हैं। नैतिक इरादा होता है, सार्वजनिक प्राधिकार और घोषणा पत्र होता है, न भेदभाव होती है, आनुपातिकता होता है। युद्ध की समाप्ति जब होती है तो इसमें जस्ट वॉर की संकल्पना ही होती है, जिसमें तुलनात्मक जो शुरुआत होती है उसका आधार तुलनात्मक प्राधिकार, उसका क्या नैतिक इरादा है, अंतिम विकल्प क्या है, सफलता की भावना, उपयुक्त कारण, अनुपातिकता आधारित तुलनात्मक व्यय होता है। युद्ध के तरीके जैसे केवल वेद आधार पर होता है, अनुपातिक दृष्टिकोण से नैतिक होने पर, सैन्य आवश्यकता के आधार पर युद्ध बंदियों के साथ उचित व्यवहार के संदर्भ में युद्ध के तरीके विभिन्न तरीके से होते हैं। ऐसी स्थितियां जिनमें उचित ठहराया जा सकता है और ऐसी स्थितियां जिसमें युद्ध में संलग्न होने के लिए पालन किया जाना चाहिए। जैसे वैध प्राधिकरण उचित ठहराए जाने के अंतर्गत है कि ऐसे युद्ध जो लड़ने के लिए वैध आधार हो। नैतिक इरादा होना चाहिए कि जिससे कोई उचित कारण की तलाश करनी चाहिए। सफलता की उचित संभावनाएं हो कि युद्ध के उद्देश्यों की पर्याप्त संभावना हो। अनुपातिकता होनी चाहिए कि बेहतर परिणाम नैतिक दृष्टि से बुरे परिणाम की संभाव्यता को दूर कर सकता है। अंतिम उपाय हो सकता है कि यदि कोई उपकरण उचित कारण को प्राप्त करने का कोई दूसरा कम हानिकारक तरीका न बचा हो। नैतिकता जिस युद्ध में संलग्न होने के दौरान पालन किया जाता है उस संदर्भ में जैसे विभेद का होना, बल की अनुपातिकता, स्थिति जहां सैन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, युद्ध बंदियों को लेकर जेनेवा कन्वेंशन का पालन करना इसके संदर्भ में। निष्कर्ष के रूप में जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन का एक वक्तव्य है कि जब तक मनुष्य है तब तक युद्ध होते रहेंगे। इसमें लंबी अवधि में राष्ट्रों या क्षेत्रों या लोगों के बीच युद्ध अपरिहार्य या अवश्यभावी हो सकते हैं। युद्धों का तर्क और मानवता की दृष्टि से आकलन किया जाए तो लोगों को मृत्यु और विनाश कम किया जा सकता है, जिसमें हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती है। नौशाद के द्वारा कहा गया है। इसमें किसी ने पक्ष में तर्क दिए हैं, किसी ने विपक्ष में अपने अलग अलग तर्क दिए हुए हैं। अब आता है सुर्खियों में रही कुछ योजनाओं के बारे में या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के बारे में। इसमें सरकार ने संसदीय स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाएं 2023 में संशोधित किया गया। इस योजना को उद्देश्य तथा कुछ इसकी विशेषता है। इस योजना के उद्देश्य के बारे में देखते हैं कि संसद सदस्यों को स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों के आधार पर संधारणीय सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर देने के लिए विकासात्मक प्रगति के कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना है तथा जिसका विशेषताओं के आधार पर देखते हैं कि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूर्णतः भारत सरकार की एक वित्त पोषित योजना है, जिसकी शुरुआत 1993 में की गई थी। यह प्रारंभ में एमपीलैड को ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन शामिल किया गया था और 1994 में इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भी किया जाता है। MOSPI को एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन के लिए मतलब सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एमपीलैड योजना के तहत धन जारी करने, नीति निर्माण करने और निगरानी तंत्र निर्धारित करने का दायित्व सौंपा है तथा सरकार ने हाल ही में एमपीलैड के तहत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के कार्यक्रम के लिए नया वेब पोर्टल भी शुरू किया, जिसके अंतर्गत कुछ निम्नलिखित गतिविधियां में के संपर्क में मदद करता है, जैसे वास्तविक समय की निगरानी करना, सिस्टम में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही बनाना, बेहतर दक्षता और प्रभावशीलता का होना और इसमें के वेब पोर्टल जो 2023 से प्रभावी होंगे इसको अलग अलग दिया गया। निधि पात्रता के संदर्भ में इसमें प्रति सांसद निर्वाचन क्षेत्र के लिए वार्षिक एमपीलैड निधि की पात्रता 5 करोड़ रुपए रखी गई है। इस राशि को सरकार द्वारा सीधे संबंधित संसद सदस्य के नोडल जिले के प्राधिकार के 2.5 करोड़ रुपए की 2 समान किस्तों में जारी किया गया, जिसमें 5 करोड़ को 2.5 करोड़ मतलब हाफ तरीके से इसमें डिवाइड किया गया है तथा संसद को हर साल में अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए एमपीलैड की पात्रता के लिए कम से कम 15% और अनुसूचित जनजाति की आबादी के लिए 7.5% की लागत कार्यों की सिफारिश करनी चाहिए तथा
कोविड महामारी के मद्देनजर एमपीलैड को 6 अप्रैल 2020 से 9 नवंबर 2021 तक के लिए निलंबित कर दिया था, तो जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई थी। हालांकि एक सांसद की भूमिका एक परियोजना की सिफारिश तक सीमित होती है तथा एक निश्चित समय सीमा के भीतर अनुसूचित परियोजना को मंजूरी देने, निष्पादित करने और पूरा करने की जिम्मेदारी भी जिला प्राधिकरण के पास होती है, जिसके दिशा निर्देशों के अनुसार एक जिला कलेक्टर या आयुक्त को एमपीलैड लागू करने का अधिकार होता है। यह नगर निगमों के लिए आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्राधिकार के रूप में कार्य करता है। इसके संदर्भ में कुछ अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में मनोनीत सदस्य देश के कहीं भी कार्यों में सिफारिश कर सकते हैं। इस योजना के तहत एमपीलैड में अंतर्गत निधियां जैसे केंद्र सरकार या जिला प्राधिकार दोनों के लिए अव्यवगत है तथा किसी विशेष वर्ष में आवंटित शेष राशि का उपयोग अगले वर्ष किया जा सकता है तथा वार्षिक निधि उपार्जित ब्याज को अनिवार्य रूप से भारत की संचित निधि में जमा किया जा सकता है। यहाँ पे संस्कृति का टॉपिक भी फिनिश हुआ। उसके बाद एथिक्स का भी एक टॉपिक था, उसको फिनिश किया। एक सरकारी योजना है, उससे रिलेटेड टॉपिक भी फिनिश रहा। अब आता है जैसे सुर्खियों में रहे कुछ स्थलों के बारे में। नॉर्ड स्ट्रीम जैसे स्थल, इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसमें पाइपलाइनों को नष्ट करने का काम अमेरिका और नॉर्वे ने किया था। यह 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। साइप्रस के बारे में, इसमें निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स को साइप्रस का राष्ट्रपति चुना गया। इसके संदर्भ में यह सुर्खियों में रहा। फिर आता है आर्मीनिया। अजरबैजान ने आईसीजी में आर्मीनिया से बारूदी सुरंग बिछाने को रोकने का आदेश देने का अपील की। लेबनान ने अपनी आधिकारिक विनिमय दर का 90% अवमूल्यन किया। ताजिकिस्तान ने यह गोर्नो बदखशान स्वायत्त क्षेत्र में भूकंप आया, इसके कारण यह सुर्खियों में रहा। कनाडा या हाउस ऑफ कॉमन्स में 10,000 उइगर और अन्य तुर्की मुसलमानों को शरण देने से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया, तभी ये कनाडा सुर्खियों में रहा। फिर आता है गुआना। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारत और गुआना के बीच हवाई समझौते में मंजूरी प्रदान की गई। बुर्किना फासो में फ्रांस के नेतृत्व वाले अभियानों को समाप्त करने की घोषणा की गई। इक्वेटोरियल गिनी में यह मार्बर्ग वायरस या डिसीज को अपने पहले मामले की पुष्टि की गई, उस संदर्भ में यह सुर्खियों में रहा। फिर सुएज नहर, दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी का मुकदमा दायर करने की बात कही गई है। 2021 में सुएज नहर के अवरोध के कारण हुई देरी में प्रतिद्वंदी कंपनी की मुआवजे की मांग कर रही है। दक्षिण अफ्रीका में यह 12 चीतों को भारत को स्थानांतरित किया गया, उसके संदर्भ में यह सुर्खियों में रहा। ईरान में यह रिपोर्ट, ईरान के परमाणु निरीक्षकों में यूरेनियम संवर्धन के लिए 84% शुद्धता तक पहुंचने का प्रमाण मिले हैं, इसके संदर्भ में यह रिपोर्ट चर्चा में रही। सेशेल्स के बारे में, समुद्री क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए सेशेल्स के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, उसके कारण यह सुर्खियों में रहा। न्यूजीलैंड में चक्रवात ग्रेबियल के कारण आई व्यापक बाढ़ और भूस्खलन की वजह से आपातकाल की घोषणा की गई, इस कारण यह खुद सुर्खियों में रहा। अंटार्कटिका के बारे में, अंटार्कटिका में पाया जाए थ्वेट्स ग्लेशियर में कमजोर हिस्सों में गर्म जल का रिसाव हो रहा है, इसके संदर्भ में यह सुर्खियों में रहा है। भारत में रहे कुछ स्थल जैसे यायातुसो या लद्दाख का क्षेत्र जो पहला जैव विविधता विरासत स्थल होगा। सिंकुला सुरंग जो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति और लस्कर झांसी को घाटी को जोड़ता है, इस कारण ये सुर्खियों में रहा। फिर आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में स्थित है, यह इसके भीतर एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव किया गया, तभी यह सुर्खियों में रहा। फिर दारमा घाटी है, उत्तराखंड के दारमा घाटी में एक हिम तेंदुओं को देखा गया, उसके कारण यह सुर्खियों में रहा। फिर आता है समान पक्षी अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश में है, यह इसमें प्रवासी पक्षियों की गिरावट आई, इस कारण यह सुर्खियों में रहा। गोरखपुर गांव यह हरियाणा का पहला विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, इस कारण यह सुर्खियों में है। फिर आता है जार्जपुर उड़ीसा, यह उड़ीसा का खोंडा लाइट खनन स्थल जो 1300 साल पुराना एक स्तूप मिला है, इस कारण यह सुर्खियों में रहा। खजुराहो मध्य प्रदेश या पैरेट लेडी के खजुराहो के संग्रहालय से स्थापित किया गया, उस कारण यह सुर्खियों में रहा। कच्छ के रण में गुजरात में यह G20 का कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई। गांधीनगर गुजरात में केंद्रीय बजट 2023-24 की गिफ्ट सिटी में डेटा दूतावास स्थापित करने की घोषणा की गई। नागपुर महाराष्ट्र में भारत दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी गई। पुदुचेरी में देश की पहली समुद्री स्थानिक योजना फ्रेमवर्क शुरू की गई। पूर्णा नदी जो केरल में स्थित है, पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए उपाय किए जा रहे हैं, इस कारण यह सुर्खियों में रहे। और सप्तकोटेश्वर मंदिर जो गोवा में स्थित है, इसमें ASI में 350 साल पुराने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, इस कारण यह भारत के कुछ स्थल सुर्खियों में रहे। और विश्व के सुर्खियों में रहे कुछ व्यक्ति जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज,
यह इनका जन्म 1630 में पुणे जिले के शिवनेरी कला में जीजाबाई और सयाजी भोसले के मराठा वंश में हुआ था। और तथा इनका जो पहली नौसेना उनके द्वारा गठित की गई थी और भारतीय नौसेना की पताका छत्रपति शिवाजी महाराज की मोहर से प्रेरित है। और शिवाजी के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों में जैसे प्रतापगढ़ की लड़ाई, कोल्हापुर की लड़ाई और उबरखिंड की लड़ाई, पुरंदर की लड़ाई और सिंह युद्ध की लड़ाई है। और इनकी दो उपाधियाँ जैसे इनको निम्नलिखित उपाधियाँ जैसे दी गई जैसे छत्रपति, संप्रभु, सककर्ता युग के संस्थापक, क्षत्रिय कुलवंशज और हेरतक धर्मोद्धारक जो हिंदू धर्म के रक्षक रहे या इनके प्रमुख विवरण है। नैतिक प्रदर्शित नैतिक मूल्य में जैसे वीरता और नैतिकता इनकी एक नैतिक पहचान रही जो आधुनिक युग में पहली नौसेना का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा किया गया। संत सेवालाल महाराज को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पहली बार बंजारा समुदाय के धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज की जयंती पर 1 साल मनाने की घोषणा की, जिनका जन्म 1739 में कर्नाटक के शिवमोगा जिले में हुआ था। यह एक समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु रहे जिन्होंने आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा का उन्हें अच्छा ज्ञान था। इनके नैतिक दर्शन से सीखते हैं कि करुणा और उद्देश्यता पूर्ण रहे कि उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को जीवन को बेहतर करने और उनके कष्टों को कम करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। अब आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की 126वीं जयंती मनाई गई। यह श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिसमें वह भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे जो राष्ट्रपति पद के दौरान भी प्रथम मुस्लिम भी थे। उन्होंने अलीगढ़ में मुस्लिम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना में मदद की और इस विद्यालय में नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया और आज इसे जामिया मिलिया इस्लामिया के रूप में जाना जाता है जो 1926 से 1948 के रूप में यहाँ पर कुलपति रहे। और इन्हें 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके सामाजिक नैतिक मुद्दों नैतिक दर्शन में देखते हैं कि सामाजिक प्रगति को लेकर प्रतिबद्धता और संस्था निर्माता रहे जिन्होंने समाज को बदलने के लिए शिक्षा की शक्ति के दृढ़ विश्वास रखते थे और वे मानते थे कि शिक्षा मानव की क्षमता का सही उपयोग करने और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने की कुंजी है। अमृता शेरगिल के बारे में, अमृता शेरगिल की 110वीं जयंती मनाई गई। यह भारतीय कला में आधुनिक आंदोलनों की अग्रदूत के रूप में से एक थी। इनके द्वारा रची रचनाएं जैसे साउथ इंडियन ट्राइकोलॉजी जो ब्रह्मचारियों, बाजार जा रहे, दक्षिण भारतीय ग्रामीणों और दुल्हन के शौचालय के चित्रों का समूह है, मदर इंडिया और ओपन एयर पेंटर्स आदि इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं। इनके नैतिक दर्शन में देखते हैं कि अग्रदूत और मुक्त विचार रहे कि पारंपरिक और पश्चिमी कला रूपों में सौंदर्य सम्मिश्रण के लिए उन्होंने भारत की फ्रीडा काहले के रूप में जाना जाता है जो उत्साही स्वभाव की थी। यहाँ पर हमारा फरवरी माह का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। ये फरवरी माह के करंट अफेयर को कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में अब हम मार्च के करंट अफेयर को स्टार्ट करेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।